नमस्कार, मैं हूं बीरेन सिंह और आज पावर सेंटर शुरू करने से पहले कुछ अपनी बात, छापे की बात, जनगण मन की बात। ये आप सब जानते हैं कि भारत समाचार हमेशा से सत्य के साथ रहा है, सच का प्रहरी बनकर काम करता है। गांव गरीब के लोगों की परेशानी और उनकी समस्याएं हमारी प्राथमिकता रही हैं। हमारा मकसद होता है कि हम सरकार तक जनता की वह हर समस्या, वो हर आवाज़ पहुंचाएं जिसे ब्यूरोक्रेसी अफसरशाही नज़रअंदाज कर रही हो। कोई गाड़ी बेपटरी ना हो और किसी की आवाज़ दबे ना, सच सामने आए, सच की आवाज़ बुलंद होती रहे। यही काम भारत समाचार अपने स्थापना काल से करता आ रहा है। हमारे सामने विगत दिनों कुछ बड़ी कठिनाइयां और चुनौतियां आई हैं। हमने उनका डटकर सामना किया है, मुकाबला करते रहेंगे। लेकिन एक समाचार समूह की, एक चैनल की ये कोशिश रहती है कि सच जो है वो हर हाल में जिंदा रहे, लोगों के सामने आता रहे और इस रास्ते में जो बाधाएं आती रहेंगी वो हम बहादुरी से उनका सामना करेंगे, उनसे हम डटकर मुकाबला करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता, उसकी समस्याएं, गरीब आदमी की परेशानी, ये हमें ताकत देती हैं, हौसला देती हैं कि हम मंजिल तक सधे कदमों से, मजबूती से पहुँचें और लगातार इस विकास की प्रक्रिया में सतत काम करते रहें। हम जिस जगह पर हैं वहाँ हमें कई बार डिगाने की भी कोशिश होती है, लेकिन ये एक संबल जनता का और उसकी ताकत, भारत समाचार के करोड़ों दर्शकों का प्यार, इसने हमें पहले की तरह मिला है और मजबूती के साथ मिला है और उसने एहसास कराया है कि वो आपके साथ खड़ा रहेगा। ये सब चीज़ें हमारे संस्था, इस चैनल को अपार ऊर्जा और शक्ति देती हैं। भारत समाचार का जोश और उत्साह जनता के स्नेह से दुगना हुआ है। हम जनहित से जुड़े मुद्दे उठाते रहेंगे और ये यात्रा लगातार जारी रहेगी। सार्वजनिक जीवन में जब समाज सेवा के संकल्प के साथ कोई व्यक्ति, कोई संस्था आगे आती है तो तमाम सारे मानकों पर उसको परखा जाता है। स्टैंडर्ड और उसकी कसौटी और उसके राह में तमाम सारी बाधाएं भी आती हैं। जीवन में इसको सहजता से लेना चाहिए और ये मानना चाहिए कि ये बाधाओं से ही वो व्यक्ति जो ठोकरें लगेंगी वो आपको मंजिल की ओर बढ़ने का और हौसला देंगी और साथ साथ नया अनुभव भी देंगी। ये ज़रूर है कि सत्ता और सरकार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि दरबार सजाओ, वो कहते हैं कि जयकार लगाओ, सत्ता की वरदाई भाषाएं हम हैं। लेकिन हम लोग कबीर के वंशज हैं। हम जनहित पर चुप नहीं रह सकते। जनहित पर हर आवाज़ को सुनना और बुलंद करना उसे, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम विनम्रतापूर्वक इस जिम्मेदारी को उठाते रहेंगे और आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारे यहाँ कहा जाता है कि रुपया बहुत गिर गया, लेकिन रुपया चाहे जितना गिर जाए लेकिन उतना नहीं गिरेगा जितना रुपए की खातिर आज इंसान गिर गया है। बात सरकारी तंत्र से बचने वाले मुआवजे की है। हमारे देश में सुहागिन औरतों के लिए उनका सुहाग ही सब कुछ होता है, पति ही उनका परमेश्वर है। लेकिन रुपए की खातिर राजधानी लखनऊ के कुछ गांवों में कुछ महिलाओं को सुहागिनों से विधवा बना दिया गया। ये कारनामा समाज कल्याण विभाग के अफसरों और कुछ महिलाओं ने पैसे के लालच में किया। मामला राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से जुड़ा है, जिसमें पतियों के जीवित होते हुए भी
महिलाओं को विधवा दिखाकर 30-30 हजार रुपये निकाल लिए गए। माना यह जाता है कि अधिकारी और लाभार्थी दोनों आपस में ये पैसा आधा आधा बांट लेते हैं। लेकिन अगर हम डिटेल में चलें तो लखनऊ में 2 गांव हैं जहां 29 लाभार्थी फर्जी पाए गए हैं। ऐसे 21 महिलाएं ऐसी थीं जिनके पति जीवित हैं लेकिन उनको मृत दिखा दिया गया। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जो है, ये घर के किसी कमाऊ मुखिया की मौत हो जाने पर सरकार की ओर से, समाज कल्याण विभाग की ओर से एक मुश्त 30 हजार रुपये दिए जाते हैं। जब चेकिंग हुई तो सरोजनी नगर के बंथरा और चंद्रावल, ये 2 गांव हैं, वहां पर नमूने के तौर पर ये 21 मामले पकड़े गए हैं। अगर आप इसको प्रदेश के नज़रिए से देखेंगे तो चित्रकूट, बलरामपुर, गोरखपुर, कानपुर समेत कई जिले, वहाँ भी ये कारनामे हुए हैं। तो कितनी हैरत की बात है कि मुआवजे की रकम डकारने के लिए अधिकारी गांव में मौत बांट दे रहे हैं, जिंदा लोगों को मुर्दा दिखा दे रहे हैं। बड़े विचित्र स्थितियों में हम आते जा रहे हैं। समाज का ये बदलता स्वरूप है जो पैसे की खातिर कुछ भी करने को तैयार है। समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं रमापति शास्त्री, प्रमुख सचिव हैं रविंद्र नायक, लखनऊ के समाज कल्याण अधिकारी हैं अमरनाथ येती। इन सब के ऊपर क्या जिम्मेदारी है कि केंद्र से पैसा आए और यूपी में अनाप शनाप करके उसको डकार जाओ। चाहे कोई मरे चाहे कोई जिए, सरकारी पैसा हजम होना चाहिए। अब देखिए, सरकार के सामने ये आंख खोलने वाली बातें हैं, समाचार पत्रों में भी आती हैं, लेकिन कार्रवाई क्या होती है इसकी जानकारी किसी को नहीं हो पाती। जब से देश में इस बात की चर्चा आई है कि ऑक्सीजन की कमी से कहीं कोई मौत नहीं हुई है, तब से तमाम सारे इलाकों में इस बात को लेकर लोग अपने अपने तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सत्ताधारी दल बीजेपी में ही तमाम उनके विधायक, मंत्री, कार्यकर्ता इस बात को लेकर नाराज हैं कि ये इस तरह का जो आंकड़ा भेजा गया केंद्र को वो भ्रामक था, गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए। ताज़ा मामला ये है कि हरदोई से बीजेपी के विधायक हैं श्याम प्रकाश। जब ऑक्सीजन से कमी से मौत का मामला आया तो वो इसको अपने आप को रोक नहीं पाए और सोशल मीडिया पर उन्होंने बेबाक टिप्पणी की। हालांकि वो अपने बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और वो ये नहीं देखते हैं कि इससे उनकी अपनी सरकार गिर जाएगी, लेकिन जनहित के मामले में उन्होंने हिम्मत दिखाई है। श्याम प्रकाश ने ऑक्सीजन के मुद्दे को एक बार फिर से उठाया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने ही जिले के दूसरे विधायक राजकुमार अग्रवाल के बेटे की मौत का हवाला दिया है, जिसकी मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई थी। उन्होंने ये भी लिखा है कि क्या लाखों परिवारों का दर्द किसी को दिखता नहीं है। बात सही है कि बीजेपी का एक विधायक सोशल मीडिया पर खुलेआम ये बात लिख रहा है। लाखों करोड़ों लोग उसको समर्थन कर सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि वो उसकी तरह लिख सके। और राजकुमार अग्रवाल राजिया, जिनके बेटे की मौत हुई है, उनकी एफआईआर प्राइवेट हॉस्पिटल के खिलाफ कई बार थानों में दी गई, लेकिन लिखी नहीं गई। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि जो सरकार ये कहती है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं हुई, उसी सरकार के जनप्रतिनिधि विधायक सोशल मीडिया पर खुलेआम उनके इस दावों की खिल्ली उड़ा रहे हैं, उनके इस दावों को फेल साबित करते हैं। दुर्भाग्य है कि हम अपनी आंखों से तमाम सारी सच्चाइयों को देख चुके हैं। लोगों को सड़क पर मरते देखा, ऑक्सीजन के अभाव में मरते देखा, लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिले, किसी के माँ, किसी के बाप, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की पत्नी, तमाम लोग तड़प तड़प कर मरे इस कोरोना काल में। सरकारों ने भी कोशिश में कमी नहीं रखी, लेकिन आंकड़ों में उन्होंने जरूर कमी कर दी।
जितने संसाधन हैं पूरी ताकत से लगाए सरकार, किसी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन जितनी मौत हुई है वो भी तो अपने हैं, उनको भी तो स्वीकार करना चाहिए था। तो ये जो आंकड़ा केंद्र को भेजा गया वो लोगों को हजम नहीं हो रहा था, और शायद यही वजह रही कि जो दिल का दर्द था वो सोशल मीडिया पर श्याम प्रकाश ने बयां किया। जब हांडी में चावल पकता है तो पूरे चावल को निकाल कर नहीं देखा जाता है कि वो पक गया कि नहीं, उसमें तो 2 ही 4 दाने ये संकेत दे देते हैं, बता देते हैं कि पूरी हांडी का चावल पक चुका है। वो चावल के उस 2-3 दानों की तरह हैं जो बता रहे हैं कि ये हमारी अकेले पीड़ा नहीं है, ये पीड़ा पूरे प्रदेश के जनप्रतिनिधियों की है, आम जनता की है, तमाम सारे अफसरों की भी है। लेकिन किसी में हिम्मत होती है, किसी में नहीं होती। फिलहाल जो सच्चाई है वो जिनके घरों में मौत हुई है उनके यहाँ जाकर देखिए, उनका दुख दर्द आपको दिखेगा। और जैसे चुनाव में आप घर घर पर्ची भेजकर वोट दिलाने के लिए अपील करते हो, वैसे आप घर घर आदमी कार्यकर्ता भेजकर सर्वे भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं कि आपके घर में क्या ऑक्सीजन से कोई मौत हुई थी। सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। हमारे यहाँ माँ को भगवान से भी बड़ा माना गया है, लेकिन माँ के लिए उसकी औलाद ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। आज हम आपको खाकी का एक ऐसा रूप दिखाएंगे जिसमें माँओं को भी इस खाकी में भगवान नज़र आता है। बात अलीगढ़ के एसएसपी कलानिधि नैथानी की है। कलानिधि नैथानी ने खोए हुए बच्चों के लिए एक ऑपरेशन चला रखा है, अभियान चला रखा है, जिसका नाम है ऑपरेशन खुशी। ऑपरेशन खुशी उन माँओं को, उन गरीब महिलाओं को खुशी प्रदान करता है जो सड़क किनारे रहते हैं, गरीब हैं, जिनके पास पक्के मकान नहीं हैं, वो अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते, उनको भी सड़क किनारे सुलाना पड़ता है, जिन्हें रात में चुरा लिया जाता है, वो बच्चे गायब हो जाते हैं। 6-6 महीने, साल भर से जिनके बच्चे गायब हैं, वो माएँ अपने बच्चों की तस्वीर हाथ में लेकर उनको याद करती हैं, रोती हैं कि उनका बच्चा पता नहीं मिलेगा कि नहीं। और थानों पर भी ऐसी माँओं को पुलिस वाले किस तरह से डांट कर भगाते हैं, ये हर कोई अनुभव भी कर सकता है और जानता भी है। लेकिन अलीगढ़ के एसएसपी ने इसके इतर इन माँओं का दुख दर्द देखा, जाना और समझा और शुरू किया ऑपरेशन खुशी। ऑपरेशन खुशी में 5 बच्चों को एक रात में बरामद किया गया। ये बच्चे सड़क किनारे फुटपाथ पर गरीब परिवारों से थे, जिन्हें चोरी कर लिया गया था विभिन्न जिलों से, गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, बुलंदशहर, तमाम सारे। ये गिरोह हैं बच्चों को चोरी करने का, जिसमें करीब 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये जो बच्चा चोर गिरोह है, ये इन बच्चों को 50,000 से 5 लाख रुपए तक में लोगों को बेचता है। और जो ये बच्चे चोरी होते हैं, ये ज़्यादातर उनके जो सड़क किनारे रहते हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, जो टेंट लगा के, झुग्गी झोपड़ी लगा के रहते हैं। अब जब ये बच्चे खो जाते हैं तो वो माँ बाप जब थाने जाते हैं तो उनको वहाँ से भी नाउम्मीदी ही मिलती है। समय बीतने के साथ साथ उनकी उम्मीद कमज़ोर पड़ने लगती है और उन्हें कोई आशा भी नहीं रह जाती कि उनका बच्चा लौट कर आएगा। लेकिन ऐसे में कलानिधि नैथानी ने उनके जीवन में खुशियों की सौगात दी है, उन्हें फिर से मुस्कुराने का मौका दिया, अपने बच्चों को चूमने और चाटने का। कलानिधि नैथानी के बारे में अगर कहें तो वो 2010 बैच के आईपीएस अफसर हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के वो रहने वाले हैं। पंतनगर से उन्होंने बीटेक किया है और हैदराबाद से उन्होंने एमबीए कर रखा है। नैथानी के माता पिता दोनों शिक्षण कार्य से जुड़े हैं और उनकी पत्नी इनकम टैक्स विभाग की अफसर हैं। नैथानी लगभग 10 जिलों में एसपी रह चुके हैं और वो अपनी ईमानदारी के लिए विख्यात हैं। विख्यात क्या, ये कहिए कि कुख्यात हैं, क्योंकि वो जहाँ रहते हैं पुलिस वाले, थानेदार
उनसे ज़्यादा परेशान रहते हैं। जनमानस के लिए कलानिधि नैथानी सुलभ हैं, सरल हैं, सौम्य हैं, लेकिन महकमे में भ्रष्टाचार पर उनकी ज़बरदस्त कड़ाई है। रिश्वतखोरी किसी भी रूप में उन्हें पसंद नहीं है। अपने चरित्र से उन्होंने एक आदर्श पुलिस की छवि स्थापित की है। उनकी टीम में ईमानदार लोगों की हमेशा सम्मान के साथ तैनाती रही और उनकी कोशिश भी ये रही कि हर घटना पर वो मौके पर पहुंचे। एक आदमी के अनेक रूप हो सकते हैं। एक पुलिस अफसर को जो लोग हमेशा एक नज़रिए से देखते हैं, कलानिधि नैथानी उसके अपवाद हैं। वो यूपी पुलिस की उस कतार में शुमार हैं, उस चोटी पर शीर्ष में विराजमान हैं जिनके नाम से ईमानदारी की लोग कस्में खा सकते हैं। ये गिरोह बच्चों को बांध के रखता था, उनको परेशान करता था, भूखा रखता था, जंजीरों में जकड़ के रखता था, लेकिन इस बरामदगी ने पुलिस की एक ऐसी छवि बनाई है जिसकी लोग कल्पना बहुत कम करते हैं। देखिए, माना जाता है कि जो पिरामिड में शीर्ष पर बैठा होता है, एसएसपी या एसपी, उसके निर्णय से ही पुलिस या नीचे के कर्मचारी काम करते हैं। तो अगर कलानिधि नैथानी के दिमाग में ये बात आई कि कुछ गरीब लोगों के लिए इस तरह से योगदान किया जाए, तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि जो है एक मानवीय छवि बनेगी, एक अलग तरह की छवि बनेगी। नैथानी अपनी ईमानदारी से उत्तर प्रदेश के गरीबों की ऐसे ही सेवा करते रहें। वो यूपी सरकार में पुलिस का एक शानदार चेहरा बने रहें और सरकार की साख को भी बढ़ाते रहें। पुलिस में ईमानदारी की लौ को जलाए रखें। ये हम सब का भी कर्तव्य है कि ऐसे अफसरों को मोरल सपोर्ट दिया जाए, उनको नैतिक बल प्रदान किया जाए, जिससे वो अपने कर्तव्य पथ पर डिगे नहीं, मजबूती से चलते रहें। अपने यहाँ एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जब सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। सत्ता के कनेक्शन से कई बार दरोगा, इंस्पेक्टर, एसपी पर भी गुर्राने लगते हैं। इस बार मामला चंदौली जिले से जुड़ा है, जहां पर एक आरआई ने अपने ही एएसपी की खुलेआम बेइज्जती कर दी है। अनिल कुमार चंदौली जिले में एएसपी नक्सल के पद पर तैनात हैं। पुलिस लाइन में वो बैठकर काम करते रहते हैं, लेकिन पुलिस लाइन के आरआई रविंदर कुमार सिंह ने उनके साथ उनके कार्यालय में खुलेआम दुर्व्यवहार किया, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और उनकी बड़ी भारी बेइज्जती की। तमाम सारे कर्मचारियों के सामने यह घटनाक्रम हुआ है और एएसपी का एक पत्र भी सोशल मीडिया पर चारों ओर वायरल हुआ। अब वो पत्र एडीजी और आईजी सबको लिखा गया था, मुख्यमंत्री को भी उसमें कॉपी है और उस शिकायत के आधार पर आईजी वाराणसी एसके भगत मामले की जांच करने भी पहुंचे थे। यूपी पुलिस में ये कहावत है और ये सत्यता भी है कि पुलिस में तीनों लोग ताकतवर होते हैं, थानेदार, एसपी और डीजीपी। बाकी तो सब बीच में खाना पूर्ति के लिए बैठे हैं। वो डाकखाने काम करें और एक कागज़ को यहाँ से लेके वहाँ बढ़ावें, सुपरविजन अधिकारी के तौर पर वो माने जाते हैं। तो ऐसे में जब थानेदार हो या आरआई हो, जिसका सीधा कनेक्शन हो जाता है अपने साहब से, एसपी से, एसएसपी से, फिर वो बीच के अफसरों को ज़्यादा महत्व देता नहीं है और कुछ समझता भी नहीं है और यहीं पर अनुशासन टूट जाता है। बताया जाता है कि आरआई रविंदर सिंह सत्ताधारी दल में अपनी ऊंची पहुंच का काफ़ी बखान करते हैं। अब एएसपी साहब को पुलिस लाइन में नियुक्ति रजिस्टर चेक करना था। उन्होंने अपने गार्ड को भेजा रजिस्टर लाने के लिए। ये बात शायद आरआई साहब को नागवार गुजरी। वो ड्यूटी किसकी कहाँ है इस मामले में एएसपी पूछे तो वो तिलमिला गए और उन्होंने खुद
अपना ऑफिस छोड़कर एसपी के ऑफिस में आ धमके। और उसके बाद जो कहा जाता है कि पुलिस में अनुशासन की बारी थी, फिर वो तार तार होने लगा, टूटने लगा और दंभ, अहंकार, पहुंच, पकड़, सारी बातें वहां सामने आ गई। हालांकि एडिशनल एसपी समझदार निकले और उन्होंने ये पूरी सूचना अपने उच्चाधिकारियों को दी। अनिल कुमार की समझदारी से महकमे के अधिकारियों ने चंदौली पहुंचकर इस मामले को संभाल तो लिया, लेकिन प्रदेश में किरकिरी बहुत हुई पुलिस की। हालांकि एसपी अमित कुमार जो चंदौली के हैं, उन्होंने आरआई को निलंबित भी कर दिया है, लेकिन तब तक ये पत्र अपना काम कर चुका था। फिलहाल जो पुलिस लोगों को परेशान करती रही हो, वसूली करती रही हो, उसी पुलिस के अफसर खुद अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं, अपना दर्द लोगों को बयां कर रहे हैं। पुलिस ही पुलिस का उत्पीड़न कर रही है, पुलिस ही अपनी पुलिस से परेशान है। इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बहरहाल जाते जाते आपको आज फिर जहाँ से शुरुआत हुई थी उसी बात की ओर ले चलेंगे कि सच हमेशा लोगों के सामने निर्भीकता से, बेबाकी से आता रहेगा। वो सत्ता के बदलने के साथ अपना स्वर और स्वभाव नहीं बदलेगा, वो निरंतर जनता की आवाज़ बना रहेगा। तो आपको अब हम इन्हीं शब्दों के साथ छोड़ जाते हैं कि पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो, ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो। और मेरे लहजे की छेनी से गढ़े कुछ देवता जो कल मेरे लफ्जों पे मरते थे, वो अब कहते हैं कि मत बोलो। नमस्कार।